जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागॉजी एमसीक्यू सीरीज़ का ये अगला वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके केवीएस पेडागॉजी पोर्शन के रिवीजन में और काफ़ी नए प्रश्न आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उसके अधिगम का वक्र। When students are given an opportunity to discuss a problem in groups, their learning curve, तो स्थिर रहता है उसका लर्निंग कर्व या फिर डिक्लाइन होता है, अवनत होता है, रिमेन द सेम सेम रहता है या बिकम्स बेटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बिकम्स बेटर। तो जब भी बच्चे को किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन करता है, तो हमेशा उसका लर्निंग का कर्व जो है वो ऊपर जाता है, बेटर होता है, क्योंकि उसमें वह और अधिक सीखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना है? पियाजे का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट के 4 उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। तो आलोचना क्या है, उसके क्रिटिक्स क्या हैं? पियाजे बच्चों को बुद्धिमान प्राणी नहीं मानते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, उन्होंने प्रॉपर डिस्क्राइब किया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आका है। हाँ, कई मनोवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको पियाजे ने कम आंका है, क्योंकि उसमें जो कई बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो सामान्य से कुछ अधिक जो है रचनात्मक कार्य करते हैं, उनका डिस्क्राइब नहीं किया है जीन पियाजे ने। तो इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की किसमें कमी है? द मोस्ट बेसिक कॉज ऑफ टीचर फेलियर इन द डिसिप्लिन इन द टीचर्स लैक ऑफ। तो शिक्षण विधियों में दक्षता, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जब भी टीचर की टीचिंग मेथड में कमी आती है, उसकी गतिविधियों में एक्टिविटीज़ यदि वो कम रखता है, तो क्लास में एक इनडिसिप्लिन फैलता है। तो इसीलिए अनुशासन में ये कमी आती है। अपने विषयों के ज्ञान, ये उतना सटीक उत्तर नहीं है, बाकी जो है बाकी भी मैटर करते हैं, लेकिन जो शिक्षण विधि में दक्षता की कमी होगी तो कक्षा में अनुशासन की विफलता जरूर होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्किनर का सिद्धांत दूसरों की तुलना में प्रकृति में अधिक उद्देश्यपूर्ण है, क्यों? स्किनर्स थ्योरी इज मोर ऑब्जेक्टिव इन नेचर देन द अदर बिकॉज परिचालन व्यवहार बाह्य होता है, कभी अनैच्छिक क्रिया की शक्ति शून्य नहीं होती, पुनर्बलन प्रतिक्रियाओं के बाद होता है, ये सभी। तो इसका जो है उसने सिद्धांत दिया है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट में बाह्य फैक्टर जो नेचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यही प्रश्न यही जो ऑप्शन सही हो जाता है। ऑपरेंट बिहेवियर इज एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर जो परिचालन है, व्यवहार बाह्य होता है, बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है किसी बच्चे के विकास पर। ये स्किनर ने बताया अपने सिद्धांत में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो ध्यान, प्रेरणा, लक्ष्य या संचार। तो जो ध्यान है बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है, मोटिवेशन भी प्रभावित करता है, गोल भी प्रभावित करता है, और कम्युनिकेशन भी कमी है तो भी प्रभावित करता है। तो इसके इज नॉट, तो इसमें से ऑप्शन नहीं है कोई ऐसा जिसका सही उत्तर हो, तो इसमें से एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए जो नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये चारों कारक जो हैं बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अटेंशन नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यदि गोल्स नहीं होगा पढ़ाई का, या कम्युनिकेशन में कमी आएगी, तो बच्चे की लर्निंग जो है अफेक्ट करेगी। तो इसका जो संबंध उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एक अलग आप ऑप्शन क्रिएट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बार एग्जाम में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो गलत हो जाते हैं और बाद में आपको उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार अहंग केंद्रित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपने जरूर पढ़ा होगा कि पियाजे ने अहंग केंद्रित को कौन सी अवस्था माना है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना है, जिसमें बच्चे यही समझते हैं कि
सब कुछ दुनिया में वही है। तो ऑप्शन ये है, पर्यावरण ज्ञान का केंद्र है, बच्चा दुनिया का केंद्र है, सब कुछ उसी के चारों ओर घूमता है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो पियाजे ने अहम केंद्रित या ईगो सेंट्रिक की बात कही है, उसमें बच्चा सोचता है कि वह वही दुनिया का केंद्र है और एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है? प्रोग्रेसिव थ्योरी। तो इसमें से सारी शिक्षण विधि हैं, क्वेश्चनिंग है, डिडक्टिव, इंडक्टिव है, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो एक प्रोग्रेसिव थ्योरी पर आधारित है। क्योंकि बच्चों को जब भी हम प्रॉब्लम रखते हैं, बच्चे ग्रुप में सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ही वो आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव थ्योरी है पर आधारित है। कौन? समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आगे बढ़ते हैं। वाई डू टीचर्स यूज़ कंप्यूटर इन क्लासरूम? तो शिक्षक कक्षा में कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं? ये दिखाने के लिए कि उनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, टेक्नो सेवी हैं वो, समृद्ध दृश्य श्रव्य अनुभव प्रदान करने के लिए, कागजी कार्य पेपर वर्क से बचने के लिए, या बच्चे की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए। अब मैं इसमें बता दूं कि आपको इसमें से दो ऑप्शन लग रहे होंगे। या तो आपका फोर्थ लग रहा होगा कि बच्चे की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए, या ऑप्शन 2 लग रहा होगा समृद्ध दृश्य श्रव्य अनुभव प्रदान करने के लिए। बाकी उत्तर तो गलत है। तो फोर्थ में बता दूं कि बच्चे की प्रगति क्या आईसीटी से सुनिश्चित हो जाती है, इंश्योर हो जाती है। इसका मतलब यदि आईसीटी जब नहीं था तो उसकी प्रगति नहीं होती थी बच्चे की। तो ये ऑप्शन गलत है कि बच्चे की प्रगति सुनिश्चित नहीं होती है सिर्फ आईसीटी कंप्यूटर यूज़ करने से। कंप्यूटर में यदि आप अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, यदि और सारी चीज़ें हैं और बच्चे प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं, तब सुनिश्चित होती है बच्चे की प्रगति। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा समृद्ध दृश्य श्रव्य अनुभव प्रदान करने के लिए। क्योंकि जब आईसीटी का हम यूज़ करते हैं तो उसमें ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जो है रियल एक्सपीरियंस हैं। जैसे वन्य जीव पढ़ रहे हैं बच्चे, वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं, कोई जंगल पढ़ रहे हैं, है ना, नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको रियल व्यू यदि हम दिखा देते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से तो उनको रियल एक्सपीरियंस मिल जाता है ऑडियो विजुअल का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, रोल ऑफ प्राथमिक भूमिका, प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर। यहाँ पर प्राइमरी टीचर नहीं है, प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर है। तो विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरित करना ये नहीं है। बच्चों के चिंतन को आलंबन प्रदान करना, टू स्कैफोल्ड चिल्ड्रंस थिंकिंग। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है कि हम बच्चों की सोचने को एक सहारा प्रदान कर रहे हैं। आलंबन का मतलब होता है एक सहारा प्रदान करना, स्कैफोल्ड। तो वाइगोत्स्की के अनुसार यही टीचर की प्राथमिक भूमिका होती है। इनाम व सजा का उपयोग करके ये नहीं होगा। स्मरण कौशल को बढ़ावा देना, मेमोराइजेशन को, ये प्राइमरी जो है गोल नहीं है टीचर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, कंपेयर करना। तो कंपेयर करना उद्देश्य नहीं है इसका। समझ का आकलन करना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2, टू एसेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द कैरिकुलम एंड द पेडागॉजी फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों को प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। वर्गीकरण करना और सफल विफल घोषित करना, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। बढ़ते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास सांस्कृतिक विविधता कैसे है? कैसे है या मतलब क्यों है? तो भिन्न पृष्ठभूमि से प्रतिक्रिया देकर स्वयं को अलग तरह से विकसित करके ये हमने किया इसलिए है। शैक्षिक भिन्नता के कारण अलग व्यवहार करके, यह भौगोलिक स्थिति, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली का परिणाम है। बिल्कुल, हम अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और जीवन शैली भी हर एक की डिफरेंट है, इसीलिए हमारे पास जो है कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए इसमें से क्या बचना शुरू है। हम जो दिव्यांगता वाले बच्चे हैं लोकोमोटर, उनको भी हम समावेशी शिक्षा में शामिल करें तो किससे हमें बचना चाहिए। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को आवंटित करने से। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि हमें जो है ऊपर वाले फ्लोर में लाइब्रेरी और कक्षाएं और लेबोरेटरी ये सब नहीं रखनी चाहिए यदि आपकी क्लास में दिव्यांग बच्चे हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं। क्षेत्रों को ढलान चढ़ाव से बराबर समतल करना। समतल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो ढलान पे भी चढ़ जाते हैं, उनके लिए बनाई जाती है अलग से रैंप। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में समायोजन करना। तो ये इस प्रश्न के सही उत्तर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट बालकों के समावेशन के लिए विशेष कार्यक्रमों में सम्मिलित है। ये जो समावेशन वर्ड यूज है ये इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित है। तो इसमें लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम में चेंज होना चाहिए। तो ये दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। यदि आपकी कक्षा में विशिष्ट बालक हैं, स्पेशल नीड वाले, तो आपको पाठ्यक्रम में लचीलापन, फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा और क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी विद्यालय या इंक्लूसिव स्कूल में किसको छोड़कर सभी प्रश्नों पर चिंतन करना चाहिए। तो स्कूल को किस पर चिंतन करने की आवश्यकता है यदि स्कूल कैसा है, इंक्लूसिव है। तो क्या हम मानते हैं सभी छात्र सीख सकते हैं? बिल्कुल इस पर चिंतन करना चाहिए। और पूछा गया है किस पर नहीं करना चाहिए। क्या हम अधिगम के अनुकूल पर्यावरण की योजना बनाने, वितरित करने के लिए समूहों में कार्य करते हैं? तो ये भी सोचना चाहिए। क्या हम बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष बच्चों को सामान्य से अलग करते हैं? तो ये उत्तर जो है यही इस प्रश्न का है। प्रश्न में पूछा गया था कौन किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए, किसको छोड़कर। तो बिल्कुल विशेष बच्चों को सामान्य से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग यदि कर देंगे तो वो इंक्लूसिव स्कूल नहीं कहलाएगा। इंक्लूसिव का यही मतलब होता है कि हर तरह के बच्चों को, अलग अलग बैकग्राउंड हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको एक साथ नॉर्मल क्लास में बिठा करके पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और बाकी जो है इसके उत्तर नहीं होंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है जो है अधिगम अक्षमता जो पढ़ने और भाषा की समझ से संबंधित है, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इससे आपके आ सकते हैं। तो भाषा से संबंधित जो डिसेबिलिटी है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। आपने कई बार इसको सीटेट में भी पढ़ा होगा और आपने पेडागोगी के और पोर्शन में पढ़ा होगा। डिसकैलकुलिया ये जो मैथमेटिक्स से संबंधित है। ऑटिज्म जो है कम्युनिकेशन से संबंधित है, भाषा के कम्युनिकेशन से। एक और आता है डिस्ग्राफिया, जो आता है डिस्ग्राफिया वो संबंधित होता है आपके राइटिंग से या लिखने संबंधी अक्षमता से, डिसेबिलिटी से। तो उम्मीद है आपको रिवीजन हो गया होगा इससे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बहुत अधिक भाषाई विविधता है। आपको पता है इंडिया एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 में बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सबसे उपयुक्त कथन क्या है। क्लास 1 और 2 में बहुभाषी कक्षा है तो उसके लिए क्या, कौन सा कथन जो है सही है। स्कूलों को केवल उन छात्रों को स्वीकार करना चाहिए जिनकी मातृभाषा शिक्षा की भाषा के समान है। तो ये गलत है, सभी को एडमिशन देना चाहिए। शिक्षक को भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को उसी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये एकदम सही उत्तर हो जाता है। ऐसा माना भी जाता है यदि बच्चे एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं तो वो बच्चे सामान्य से अधिक गति से सीखते हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये NEP में भी कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि मातृभाषा में अपनी वो बोलें। और क्या प्रेरित करना चाहिए कि वो अपनी मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए टीचर्स को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गत्यात्मक अक्षमता, या फिर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी गत्यात्मक अक्षमता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी कौन सी है? बहरापन, डेफनेस, विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट या एम्प्यूटेशन। तो अंग छेद या एम्प्यूटेशन जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है।
क्योंकि इसी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या कहलाती है, जब कभी भी बच्चे को चलने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज़ पकड़ने में उठाने में दिक्कत जाती है। और ज़्यादातर ये डिसेबिलिटी हड्डियों पे, बोन्स पे, मसल्स पे या फिर नर्वस सिस्टम पे यदि कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो ये किस में आता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है, जो कि अंग छेद आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्प्यूटेशन या फिर अंग छेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक डैश प्रकार के परामर्श में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं जिनकी मुश्किलें अधिक गंभीर होती हैं। ये प्रश्न हम पहले कर भी चुके हैं कि मैंने बताया था कि विद्यालय आधारित परामर्श और समुदाय आधारित परामर्श दो तरह की काउंसलिंग होती है। तो जो स्कूल में रहकर बच्चों को कराई जाती है वो विद्यालय आधारित रहती है, और यदि बच्चा स्कूल छोड़ चुका है, वो कम्युनिटी में है, ये ज़्यादा परेशानी है बच्चों के लिए, तो वह जो है समुदाय आधारित परामर्श कहलाता है। उसको कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग की ज़रूरत होगी जब बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा परामर्श प्राप्त करने का एक कारण है? तो जो स्टूडेंट्स सीकिंग काउंसलिंग है, एक कारण क्या है उसका? आजीविका असमंजस, सबसे ज़्यादा यही उत्तर सटीक हो जाएगा। कैरियर इंडिसीजंस के लिए ज़्यादातर ज़रूरत है बच्चों को काउंसलिंग की। अच्छे ग्रेड, एकाग्रता शक्ति, उच्च आत्मसम्मान, ये उतने अधिक नहीं है जितना ज़रूरी आज के टाइम पे कैरियर इंडिसीजंस है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें लीडरशिप कैन ओनली बी डन बाय हु, विल बी हाई आइडियल, रेपुटेशन हो, नॉर्मल पर्सन हो लाइक, और क्रूएल हो। तो ये तो नहीं होगा। इनमें से सबसे जो सटीक होगा उच्च आदर्श। यदि उसके आदर्श उच्च हैं तो वो जो है नेतृत्व कर सकता है, एक अच्छा नेता बन सकता है, क्योंकि यदि उसके आइडियल आदर्श उच्च होंगे उसी के अनुसार वह कार्य करेगा और अपने आदर्शों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा लाइफ टाइम। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च आदर्श हों तभी वह नेतृत्व दे सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी कोशिश है साथ मिल कर के कि पेडागॉगी पोर्शन को कंप्लीट करना, और इसे जल्द ही हम इतने बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज ला करके कंप्लीट करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ केवीएस पेडागॉजी के पोर्शन में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपके कुछ नए सजेशंस हो या आपको वीडियो कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करिए। आपको हर एक वीडियो की जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाती है, और कई सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ केवीएस पेडागॉगी की, तो पुरानी वीडियो भी देखते रहिए, साथ ही साथ अपना रिवीजन करते रहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।